हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना से हमारा तात्पर्य होता है जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपके छोटे भाई के पास 20 रुपये हैं, तो उनकी हम तुलना करेंगे तो वो कहलाता है राशियों की तुलना। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि जिसकी जो भी राशि होती है उसको एक ही इकाई में बदलना पड़ता है। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं और आपकी बहन के पास 20 रुपये हैं, तो ये दोनों एक ही राशियों में है रुपए, इनकी इकाई एक है रुपए। लेकिन इसी प्रकार जैसे आपके पास 5 किलो आम है और आपकी बहन के पास 500 ग्राम आम है, तो इसमें क्या हो गया, देखिए दोनों के मात्रक अलग अलग हो गए, किलोग्राम और ग्राम। तो जब इनकी हम तुलना करेंगे तो हमको या तो दोनों को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा या दोनों को ग्राम में बदलना पड़ेगा। इसी तरह से आपका स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूर है लेकिन आपकी बहन का स्कूल घर से केवल 700 मीटर दूर है, तो ये भी किलोमीटर और मीटर दोनों अलग अलग मात्रक हैं। तो दोनों लंबाई के मात्रक लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो इनको भी हमको समान करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में बदलिए या मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो इस तरह से आपको जब तक समान आप इकाई नहीं करेंगे तब तक आप राशियों की तुलना नहीं कर सकते हैं। यही हमको इस अध्याय में बताया गया है कि राशियों की तुलना करने से पहले उनकी इकाई या उनके मात्रक समान होना चाहिए और उसके बाद ही आप इनकी तुलना कीजिए ताकि आपको सही उत्तर प्राप्त हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी राशियों की तुलना करने से पहले उनकी इकाई या मात्रक समान होने चाहिए। आइए हम इसको एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमको एक उदाहरण दिया गया है, 3 किलोमीटर का 300 मीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि दूरी दी हुई है हमको 1 किलोमीटर में है और 1 मीटर में है। तो एक बार तो हम लिख लेंगे इसको, 3 किलोमीटर अनुपात 300 मीटर। अब देखिए ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो इस किलोमीटर को भी हमको बदलना पड़ेगा मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कौन बताएगा? हाँ, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। शाबाश। तो यहां पर 3 किलोमीटर में हो जाएंगे, इस 3 को हम गुणा कर लेंगे 3000 से, तो 3 गुणा 1000 मीटर। और ये जो इधर वाला मीटर है ये ऐसे कैसे रहेगा, 300 मीटर। अब यहां पर हमको ध्यान रखना है कि 3 किलोमीटर को 3 से 1000 से गुणा किया तो हो गया 3000 और यहां पर हो गया 300। क्योंकि दोनों समान मात्रक हो गए इसलिए अब हमको ये मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अनुपात निकालते हैं तो वो कोई भी मात्रक में नहीं होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर 2 शून्य, यहाँ पर 3 शून्य, जो समान शून्य वाली है वो कट जाएंगे, तो 1 शून्य 1 और ये 2 शून्य कट गए। अब हम लिख देंगे जो बचा हुआ है हमारे पास 30 अनुपात 3। तो 30 में हम 3 का भाग दे देंगे, अर्थात इनको हम सरलतम रूप में बदल सकते हैं कि ये दोनों संख्याओं में जिसका भाग जा रहा है उससे इसमें हमको भाग देना है। तो 30 में भाग दे दिया हमने 3 का, तो 3 से कटेगा ये 10 बार, 3 ढाई का 30 और 3 एकम 3। तो जब हमने 3 किलोमीटर का 300 मीटर से अनुपात ज्ञात किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 10 अनुपात 1। देखिए एक और उदाहरण है कि एक क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए कुछ मैचों में प्रदर्शन निम्न प्रकार है। पिछले वर्ष का और इस वर्ष का एक क्रिकेट टीम का प्रदर्शन दिया गया है। पिछले वर्ष 8 जीत थी और 2 हार थी और इस वर्ष 4 जीत और 2 हार है। तो हम ज्ञात कर लेंगे उसका अनुपात कि किस तरह से किसका अनुपात अधिक है। हमको ज्ञात करना है कि किस वर्ष में उसका प्रदर्शन बेहतर था, जिसका अनुपात अधिक आएगा उस वर्ष में प्रदर्शन बेहतर आएगा।
तो हम निकालते हैं पिछले वर्ष का अनुपात। पिछले वर्ष का अनुपात, तो पिछले वर्ष का अनुपात जो हमारे पिछले वर्ष की जीत और हार है उनके बीच में निशान लगाना है अनुपात का। तो 8:2। तो आपको ध्यान है दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े में आती है, इसलिए 2 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हम इसको सरलतम रूप में कैसे बदल रहे हैं, 2 का भाग देकर। 2 चौके 8 और 2 एकम 2। इसी तरह हम निकाल देंगे इस वर्ष का अनुपात। इस वर्ष का जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या लिखना है हमको, 4 जीत है और 2 हार है, तो 4:2। तो जब हम इसमें भी देख रहे हैं कि 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4 और 2 एकम। तो इस तरह से अब हम तुलना करते हैं कि जो पिछले वर्ष का अनुपात था जीत हार का, वो था 4:1, और इस वर्ष का अनुपात है वो है 2:1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष का जो उसका अनुपात था वो बेहतर है, पिछले वर्ष उसका प्रदर्शन बेहतर था। तो लिख सकते हैं हम, अतः पिछले वर्ष प्रदर्शन बेहतर था, क्योंकि हमने देखा कि दोनों, जब हमने तुलना करी दोनों वर्षों के जीत हार की, तो यहां पर देखिए 4:1 अर्थात 4 मैच जीते और 1 हारा, जबकि यहाँ पर क्या है 2 मैच जीते और 1 हारा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला अनुपात ज्यादा बेहतर है, तो पिछले वर्ष का प्रदर्शन बेहतर था। तो आप सबको ध्यान होगा जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम क्या है, तिरंगा। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा होता है उसकी एक निश्चित लंबाई होती है और एक निश्चित चौड़ाई होती है। हमको वो लंबाई और चौड़ाई उसी अनुपात में रखनी पड़ती है, और जो भी कंपनियां उसे बनाती हैं, दुकानदार उसे बनाते हैं, वो उस लंबाई चौड़ाई के अनुपात का ध्यान रखते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो लिया जाता है वो 3:2 होता है। अर्थात अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई कितनी होती है उसकी, 2। तो देखिए हम एक अनुपात लेते हैं, उससे जांच करते हैं कि वो अगर हम वो लंबाई और चौड़ाई लें तो हमारा जो ध्वज का अनुपात है वो 3:2 होता है कि नहीं होता। जैसे हमको दिया हुआ है 4.5 मीटर लंबा, लंबाई तो दी हुई है 4.5 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 3.0 मीटर। तो अब हम देखते हैं कि दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये लंबाई अलग अलग है इससे जो हमको अनुपात दिया हुआ है 3:2 से। तो अब हम जांच करते हैं कि अगर हम इसको हल करें तो हमें यही अनुपात प्राप्त होता है कि नहीं होता। तो जो हमको लंबाई चौड़ाई दी हुई है इसको हम पहले अनुपात के रूप में लिखेंगे, 4.5:3.0 बराबर। अब जो अनुपात होता है इसको हम संख्याओं को, जो पहले वाली होती है इसको हम अंश में और बाद वाली को लिखते हैं हर में। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5/3.0। तो हम पहले पढ़ चुके हैं भिन्न वाली प्रश्नावली में कि जब ऊपर और नीचे अगर समान अंकों से पहले दशमलव होता है तो हम उस दशमलव को हटा सकते हैं और वो अंक कैसे के ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इकाई से पहले है, यहाँ पर भी इकाई से पहले, तो दोनों को हम दशमलव को हटा देंगे और लिख देंगे 45/30। अब ये भिन्न बन गई, इस भिन्न को हम सरलतम रूप में बदलेंगे। तो देखिए ये कौन से बड़े से बड़े पहाड़े में आती है दोनों संख्याएं, ऐसे 5 के पहाड़े में आती है तो 5 9 45 और 5 6 30। तो पहले इसको पहाड़े नहीं आते लेकिन 10 तक पहाड़े सबको आने चाहिए। इसको भी हमने 5 से और इसको भी हमने 5 से भाग दे दिया दोनों को, क्योंकि दोनों को एक ही संख्या से भाग देना, ऐसे नहीं कि इसको 5 से दे दिया उसको दे दिया 6 से। दोनों को सरलतम रूप में बदलना है तो एक ही संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 5 9 45 और 5 6 30। तो देखिए अभी भी जो ये अनुपात आया है ये हमारा सरलतम अनुपात नहीं है, ये इससे सरल है लेकिन ये सरलतम नहीं है। अभी भी हम इसको हल कर सकते हैं क्योंकि 9 और 6 दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में। तो अब हम इसमें भी 3 का भाग देंगे, भाग 3, यहाँ पर भी लिख देंगे भाग
3। तो देखिए अब 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो आपने देखा अब हमें प्राप्त हो गया 3/2। तो इसको हम अगर अनुपात में लिखेंगे तो 3:2। तो इस तरह से अगर हम ध्वज की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.0 मीटर लें तो वो अनुपात हमारे 3:2 ही प्राप्त होता है, जो हमारे स्टैंडर्ड अनुपात 3:2 के बराबर है। अर्थात हम ध्वज की लंबाई और चौड़ाई ये ले सकते हैं, क्योंकि इसको सरलतम रूप में बदलने पर हमें अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 3:2। तो ये जो 3:2 है ये कहलाता है इसका तुल्य अनुपात। किसी भी संख्या का हमको तुल्य अनुपात ज्ञात करना हो अर्थात उसके समान ही अनुपात, तो ये इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, यदि 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपए है तब ऐसी ही 10 कटोरियों का मूल्य ज्ञात करना है हमको। तो आप सबको ध्यान है कि हम इसके लिए एक एक नियम का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात पहले हम लिखेंगे 6 कटोरियों का मूल्य, फिर हम एक वस्तु का मूल्य निकाल लेंगे और उसके बाद निकालेंगे जितने संख्या हमको दी गई है। इसको बोलते हैं हम एक एक नियम। तो देखिए किस तरह से हल करेंगे। तो हमको यहाँ पे दिया है 6 कटोरियों का मूल्य। तो 6 कटोरियों का मूल्य बराबर हमको दिया है 90 रुपये। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा एक कटोरी का मूल्य, इसलिए एक कटोरी का मूल्य। और आप सबको ध्यान है जब हम अधिक से कम का मूल्य ज्ञात करते हैं तो हमको करना पड़ता है हमेशा भाग। तो 90 में हम क्या करेंगे, 6 का भाग करेंगे। तो 90/6 अर्थात 90/6 रुपये। अब ये एक का ज्ञात हो गया। अब हमको ज्ञात करना है अधिक का मूल्य। अब वापस एक से अधिक का ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो जब हम अब लिखेंगे ये वाली लाइन, तो इसमें हमको करना पड़ेगा अंत में गुणा। तो ऐसी ही 10 कटोरियों का मूल्य, मतलब एक ही प्रकार की कटोरियां हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो इसलिए 10 कटोरियों का मूल्य बराबर 90/6। तो एक कटोरी का मूल्य है और हमको ज्ञात करना है 10 कटोरी का मूल्य, इसलिए इसको गुणा कर देंगे हम 10 से। तो 90/6 गुणा 10। अब देखिए ये अंश है, ये अंश। ध्यान आ गया होगा आपको, हमने भिन्न वाली प्रश्नावली करी थी। 90 को 10 से गुणा करेंगे, प्राप्त होगा 900/6। 900 में 6 का भाग दे देंगे, 6 एकम 6। 9 में से 6 गए, बचे 3, 3 के आगे उतारा 0, 30 हो गए। तो 6 पंजे 30, एक 0 और बच रहा है तो वो ऐसे के ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से हमको प्राप्त हो गया 10 कटोरियों का मूल्य बराबर 150 रुपये। अगला उदाहरण है, मेरी कार 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो हमें बताना है कि 30 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो इस तरह से हमको दी हुई है इसमें 25 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो लिखेंगे हम, जब एक एक नियम से हल कर रहे हैं तो देखिए 25 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय दूरी बराबर 150 किलोमीटर। अब हमको 25 का दिया हुआ है मूल्य 150 और ज्ञात करना है हमको पहले 1 का। तो वापस क्या करेंगे, 150/25। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि अधिक से कम पे आए तो भाग करना है और कम से अधिक पे जाए तो गुणा करना है। इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय दूरी। तो देखिए अब यहां पर हम करेंगे 150/25 किलोमीटर। तो अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पर जो वो है 30 लीटर। तो लिख देंगे अब, इसलिए 30 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा
दूरी। अब वापस हम एक से अधिक पर आ गए, तो अब करना पड़ेगा जो भी हमको ज्ञात करना है उससे गुणा। तो देखिए 150 तो ऊपर है ही, गुणा में बटा में आ जाएगा 25 और भाग में आ जाएगा 30। तो आप चाहे तो ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट भी सकते हैं, सरलतम रूप बदल सकते हैं। तो देखिए ये 150 और ये है 25, तो 25 का पाड़ा किस किस को आता है आप में से? ठीक है, चलो अब देखिए कैसे। सब एक बार देखो ढंग से। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 25 चौके 100, 25 पंजे शाबाश 125। तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे। 25 से 150 कितनी बार कटेगा? 25 पंजे 125 और 25 छिक्के 150, तो पूरा 6 बार कटेगा 25 से 150। 25 एकम 25, 25 छक्के 150। अर्थात कोई खिलाड़ी 25 छक्के लगाता है तो उसके रन कितने हो गए? 150। तो यहाँ बच गया 6 गुणा 30। तो 6 को जब हम 30 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, 6 तिया 18। तो इस तरह से हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर 180 किलोमीटर। तो हमने ज्ञात कर लिया कि अगर वो कार 30 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे उसमें तो कितनी दूरी तय करेगी? 180 किलोमीटर। तो अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1, जिसका पहला प्रश्न है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया था कि जब अनुपात ज्ञात करना हो तो जो भी हमको राशियां दी गई हैं उनकी इकाई समान होनी चाहिए। तो देखिए ये रुपए है और ये है पैसे। तो जब हम अनुपात में इसको बदलेंगे तो हमको रुपए को भी पैसे में बदलना पड़ेगा या पैसे को भी बदलना पड़ेगा रुपए में। तो आसान है रुपए को पैसे में बदलना। तो आप सब जानते हैं कि जो 5 रुपए हैं उसका जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे 50 पैसे से, तो दोनों के बीच में पहले हमको निशान लगाना है अनुपात का। अब आप सबने ध्यान होगा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, बिल्कुल ठीक। तो 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे। तो ये देखिए ये भी पैसे में हो गया और ये जो पैसे में है पहले से, इसको ऐसे के ही ऐसे रहने देना है। अब जब दोनों समान इकाई में हो गए तो अब हम ये जो इकाई है इनकी पैसे इसको हटा देंगे और बिना अनुपात में इसको लिख देंगे। तो 500 अनुपात 50। तो सबसे पहले अगर दोनों राशियों में अगर शून्य आता है तो हमको शून्य को शून्य से अलग करना है, काटना है। तो शून्य कट गया एक यहाँ पर। अब यहाँ बच रहा है 50 और यहाँ बच रहा है 5। तो 50 और 5 के पाड़े में आते हैं, आप सबको ध्यान है। अर्थात जब हम इनको बदलेंगे तो किससे काटना पड़ेगा? दोनों को 5 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाग 5। इससे आपको ध्यान रहेगा जब आप दोबारा कभी भी पढ़ेंगे तो कि आपने इसको सरलतम अनुपात में बदला। वो किसका भाग देके बदला? 5 का भाग देके बदला। 50 में 5 का भाग देने के कितनी बार जाएगा? 10 बार। 5 दहे का 50 और 5 एकम 5। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 10 अनुपात 1। तो 5 रुपए का 50 पैसे से जब अनुपात ज्ञात किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 10 अनुपात 1। अर्थात 50 पैसे के 10 गुने हैं 5 रुपए। अब दूसरा है किलोग्राम और ग्राम। तो इसमें भी हमको पहले किलोग्राम और ग्राम दोनों को समान इकाई में करना पड़ेगा। तो 15 किलोग्राम अनुपात 210 ग्राम। तो यहां पर हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? हाँ 1000, शाबाश। तो 15 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 15,000, क्योंकि 15 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो 15,000 प्राप्त होएगा। तो 15,000 ग्राम अनुपात 210 ग्राम। अब दोनों के मात्रक समान हो गए ग्राम, तो ग्राम को हटा देंगे और केवल जो संख्या है उसे लिख देंगे। 15,000 अनुपात 210। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी। अब इधर आप देखिए ये 1500 है और ये है 21। अभी आप जीरो को भूल जाइए एक बार। 15 और 21, 15 और 21 कौन से एक ही पाड़े में आते हैं? सोचिए जल्दी से फटाफट। 15 और 21 कौन से पाड़े में आते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक,
3 के पहाड़े में आते हैं दोनों, तो किसका भाग देना पड़ेगा हमको यहाँ पर? 3 का। 0 से 0 काटा, अब 3 का भाग दीजिए। 3 का भाग देंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और ये 2 शून्य है वो ऐसे के ऐसे, अर्थात आ गया 500। और 21 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार, क्योंकि 3 सत्ते 21। तो 15 किलोग्राम का जब हमने 210 ग्राम से अनुपात ज्ञात किया तो कितना आ गया? 500 अनुपात 7। 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। तो पहले इसको भी हम बदलेंगे, समान करेंगे, क्योंकि एक मीटर है और एक सेंटीमीटर। तो 9 मीटर इधर आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो मीटर को बदलेंगे हम सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे? 900 सेंटीमीटर। और जो सेंटीमीटर पहले से ही है उसको कुछ भी नहीं करना है, वो ऐसे के ऐसे रहेगा। जैसे ही दोनों का मात्रक समान हुआ वैसे हमको क्या करना है? सेंटीमीटर को यहां से हटा देना है। तो आ जाएगा 900 अनुपात 27। अब देखिए, शून्य हटा दीजिए एक बार, ये 9 है और ये है 27। तो हमको देखना है कि ये कौन से बड़े पहाड़े में आते हैं। 9 और 27 देखिए, तो 3 के पहाड़े में भी आते हैं ये, लेकिन 3 से बाद में एक पहाड़ा और आता है जिसमें दोनों आते हैं, वो पहाड़ा है 9 का। तो अर्थात हम जब इसमें 9 का भाग देंगे तो ये सरलतम रूप में बदल जाएगा। तो 9 में पहले भाग दिया हमने 9 का, तो गया 1 बार और 2 शून्य ऐसे के ऐसे। 27 में भाग दिया 9 का, गया 3 बार। तो अनुपात प्राप्त हो गया 100 अनुपात 3। इसी प्रकार देखिए 30 दिनों का 36 घंटों से, 30 दिन अनुपात 36 घंटे। तो देखिए यहाँ पर दिन को हम बदल लेंगे घंटे में, क्योंकि देखिए बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना सरल होता है, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है? केवल गुणा करना है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाँ, शाबाश। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 30 दिन को जब हम बदलेंगे घंटों में तो गुणा करना पड़ेगा 24 से। तो 30 गुणा 24 घंटे अनुपात 36 घंटे। अब गुणा कर लीजिए, 24 को 0 से गुणा करेंगे, 0 24 तिया 72। तो इस तरह से ये हो गया 30 गुणा 24 720। अर्थात 30 दिन में कितने घंटे होते हैं? 720 घंटे। और ये 36 घंटे हमको दिए हुए हैं, तो इसको ऐसे के ऐसे रखना है। अब दोनों समान मात्रक थे इसलिए हमने हटा दिया। अब ये देखेंगे कि कौन से पहाड़े से संख्या कट रही है। जिसको जितने ज्यादा पहाड़े याद होते हैं, देखो उसके लिए गणित उतनी ही आसान होती जाती है। इसलिए आप सब जितने ज्यादा पहाड़े याद करेंगे आपके लिए गणित उतनी ही आसान रहेगी। लेकिन अगर कोई बहुत अपने को लगता है कि मेरे को तो पहाड़े याद बड़े नहीं करने, तो आप कम से कम 9 तक पहाड़े सब जने याद रखो हमेशा। तो देखिए अब 720 यहां पर लिखा हुआ है 720। अब 0 भूल जाइए एक बार। 72 पे ध्यान रखिए, 72 और 36 कौन से एक ही पहाड़े में आते हैं? बहुत सारे पहाड़ों में आते हैं ये, लेकिन आप देखिए जिसको जितने ज्यादा पहाड़े आएंगे वो उतनी जल्दी बता देगा। कोई बोलेगा 2 के पहाड़े में, कोई बोलेगा 3 के में, कोई बोलेगा 4 के में, कोई बोलेगा 6 के में, कोई बोलेगा 9 के में, कोई बोलेगा 12 के में, कोई बोलेगा 18 के में, और कोई बोलेगा 36 के में। क्योंकि ये जो मैंने संख्याएं बोली है, इन सब पहाड़ों से ये संख्याएं सरलतम रूप में बदली जा सकती है। तो देखिए हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। पहले हम इसको 9 से भाग देते हैं। तो 9 से जब हम इसका भाग देंगे, सरलतम रूप में बदलेंगे, तो देखिए क्या आता है। 9 अट्ठे 72 और 0 ऐसे के ऐसे, और 9 चौके 36। तो इस तरह से इसका सरलतम रूप आ गया 80 अनुपात 4। लेकिन अभी भी हम इसको सरलतम रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि ये 8 और ये 4 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। तो यहां पर हम फिर भाग देंगे वापस 4 का। तो देखिए 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8 और 0 ऐसे के ऐसे, और 4 एकम 4। तो इस तरह से हमने इनको सरलतम रूप में बदल लिया। जिसको पहाड़े नहीं आता है 9 का, वो पहले इसको 2 से काट सकता है, फिर 3 से काट सकता है। इस तरह से छोटी छोटी संख्याओं से भी आप इसको सरलतम रूप में
बदल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा आपको समय ज्यादा लगेगा और आपको समय भी बचाना है। तो इसलिए आप बड़े पहाड़े भी याद कीजिए ताकि इनको जल्दी से जल्दी सरल कर सकें। तो 30 दिनों का 36 घंटों से क्या अनुपात आ गया, 20:1, अर्थात 30 दिन 36 घंटों के कितने गुना है, 20 गुना है, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो हमें ज्ञात करना है कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। तो इसको भी देखिए हम एक एक नियम की सहायता से हल कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, तो 6 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कंप्यूटर, उनकी संख्या हमको दी गई है 3। तो एक एक नियम से हल कर रहे हैं, इसलिए पहले हमको निकालना पड़ेगा कि एक विद्यार्थी के लिए, इसलिए एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक कंप्यूटर। तो आपको बताया था कि जब एक का करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो 3 में किसका भाग देंगे, 6 का। ये आपको उल्टा नहीं कर देना है, कहीं आप 6/3 कर दो, ध्यान रखना है। जो संख्या इधर आती है वो अंश, और जो दी गई है वो इधर वो हर में आती है। अब हमको विद्यार्थियों को कितने निकालने हैं, 24 विद्यार्थी हैं हमारे, तो इसलिए 24 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कंप्यूटर। तो जो 3/6 है उसको हमको गुणा करना पड़ेगा 24 से। तो देखिए आपके पहले भिन्न वाली प्रश्नावली कितनी काम आ रही है, उसमें हमने ये सब कर चुके हैं पहले इस तरह के सवाल। 3/6 गुणा 24। अब जो संख्या ऊपर होती है वो नीचे वाली संख्या से कट सकती है, आप जानते हैं। तो 3 से आप 6 को भी काट सकते हैं, या 24 को भी आप 6 से काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं अंश में और ये हर में है। तो आप काटिए, देखो 6 एकम 6 और 6 चौके 24। तो इस तरह से बच गया 3 गुणा 4, और 3 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12। तो इसलिए 24 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कंप्यूटर की संख्या कितनी आ गई, 12 कंप्यूटर। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 में हमको राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख दी गई है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर दिया है। तो हमको ज्ञात करना है पहले प्रश्न में कि इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो पहले हम राजस्थान का ज्ञात करेंगे, इसलिए प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले व्यक्ति, इसको हम बोल सकते हैं घनत्व। ध्यान कीजिए, अर्थात 1 किलोमीटर में आपके कितने व्यक्ति रहते हैं वो कहलाता है उसका घनत्व। तो जितनी जनसंख्या होती है उसमें जो पूरा क्षेत्रफल है हमारा उसका भाग देना पड़ेगा। तो 570 लाख में हम भाग दे देंगे 3 लाख का। तो देखिए यहां पर ये लाख है, जो वो दोनों तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात हट जाएंगे, क्योंकि लाख में ये भी लाख है तो दोनों हट जाएंगे। अब 570 बचेगा तो उसमें भाग देना पड़ेगा 3 का। तो 570/3, तो 3 एकम 3, 2 बच गया, 2 के आगे उतारा 7, हो गए 27। 27 में 3 का भाग देंगे, जाएगा 9 बार, 3 9 27, और 0 ऐसे के ऐसे। तो राजस्थान में प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आ गई
190। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमको दी गई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वो हमको दी गई है 1660 लाख। ठीक है, किताब में आपको दिख रहा होगा 1660 लाख। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान होगा जो राजस्थान है वो अपना सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है पूरे भारत का। पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश था, लेकिन अब कौन है इस समय? राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो जैसे हमने राजस्थान का निकाला प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऐसे के ऐसे हम निकाल देंगे उत्तर प्रदेश की। तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले व्यक्ति बराबर 1660 लाख बटा 2 लाख। तो देखिए लाख से लाख वापस हट जाएगा तो बचेगा 1660 भाग 2। तो इस तरह से प्राप्त होगा 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 0 ऐसे के ऐसे। तो उत्तर प्रदेश में प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले व्यक्ति कितने आ गए हमारे पास में? 830। तो इस तरह से ये तीसरे के पहले का उत्तर। अब तीसरे के दूसरे में हमसे पूछ रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है। तो किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है? जिसका जनसंख्या घनत्व कम होगा, अर्थात प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कम होगी, उसमें कम घनी है। तो राजस्थान की 190 व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश की 830 व्यक्ति है। तो आपको दिख रहा है बहुत आसानी से कि राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है। तो यहां लिख देंगे हम राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है क्योंकि इसका जनसंख्या घनत्व कम है। अगर ज्यादा होता तो ज्यादा होती। अगर वो पूछे कि ज्यादा किसकी है घनी, तो उत्तर बदल जाएगा, तब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा है। तो इस तरह से ये पूरा सवाल हमने किया है, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए क्योंकि ये जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए बहुत आसान है। आप अपने जो आप जहाँ पे आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहां की भी आप इस तरह से जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं कि आपके 1 किलोमीटर के इलाके में जनसंख्या घनत्व कितना है, अगर आपको पूरे जनसंख्या मालूम है उस क्षेत्र की। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। अगला सेशन थोड़ी आपका शुरू हो जाएगा, तब आप उसमें आराम से देख सकते हैं कि हमें किस तरह से उसमें प्रतिशत राशियों के बारे में जानकारी करनी है।